बाहर आकर नेहा ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए जोर जोर से सांसें लेने लगी। तभी नेहा का फोन बजने लगा। नेहा फोन उठाकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नेहा ने फोन अपने कान से लगा लिया। अगर मैं यहाँ वक्त पर नहीं पहुंचती तो पता नहीं क्या होता। सब वेद के लिए परेशान थे। अपनी लड़ाई में तुम्हें वेद को बीच में लेकर नहीं आना चाहिए था। तुम दोनों आज के बाद वेद को किसी मुसीबत में नहीं डालोगे, वरना मुझे एक मिनट नहीं लगेगा तुम दोनों की असलियत वैभव और नंदिनी के सामने लाने को। तुम्हारे कहने पर मैं वैभव के ऑफिस आ गई हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी नंदिनी और वैभव को अलग करने की। पर अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जो कहा है तुम वो करो बस। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आज मैं वेद को नहीं समझाती तो वेद सब कुछ बता देता और तुम्हारा खेल आज ही खत्म हो जाता। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और कॉल कट गई। नेहा ने गहरी सांस ली और ब्यास हाउस की तरफ देखा और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल गई। नंदनी ने वैभव को परेशान देखा। क्या हुआ वैभव? पता नहीं नंदनी, मुझे नेहा की बातों में आज कुछ सच्चाई नजर नहीं आई। वैभव, आप भी ना। आप तो जानते हैं 2 साल तक नेहा हमसे अलग रही है। उसके व्यवहार में चेंज तो आया है, इस बात से मैं भी परेशान हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेहा हमसे झूठ बोल रही होगी। वैभव ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। राजेंद्र जी और मेघा बेद के साथ खेल रहे थे। नन्ही और वैभव आपस में बात कर रहे थे। तभी दरवाजे पर उन्हें किसी की आवाज आई। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो छोटी सी आदिका आवाज दे रही थी। अहम और राधिका आदिका को लेकर अंदर आए। नन्ही और वैभव ने उनका स्वागत किया। अहम और राधिका नन्ही और वैभव से गले मिले। फिर मेघा जी और राजेंद्र जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नन्ही ने आदिका को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी। फिर सब बैठकर बातें करने लगे। आदिका और वेद आपस में खेलने लगे। नन्ही ने मेड से कहकर अहम और राधिका के लिए खाना बनवाया और राधिका के लिए सूप बनवाया। खाना खाने के बाद नन्ही ने राधिका से राय फैमिली के बारे में पूछा। राधिका भी बहुत प्यार से नन्ही की हर सवाल का जवाब दे रही थी। वैभव और अहम बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहे थे। नन्ही और राधिका आपस में बातें कर रही थीं। वेद और राधिका अपने टॉयज के साथ खेलते हुए यहाँ वहाँ की बात कर रहे थे। अचानक राधिका और वेद खेलते खेलते झगड़ने लगे। नन्ही और राधिका जल्दी से उन दोनों के पास आए और उन्हें छुड़ाने लगे। नन्ही ने कहा, क्या हुआ वेद? आप राधिका को क्यों मार रहे हैं? मम्मा, ये मेरी टॉयज तोड़ रही है। मैं इसे अपने टॉयज से नहीं खेलने दूंगा, इसलिए मैंने मारा। तो क्या हुआ बेटा, हम आपको नए टॉयज ले देंगे, पर आप राधिका को नहीं मारोगे। वह आपकी छोटी बहन है ना, आप इसे अपने टॉय से खेलने दो। नन्ही ने प्यार से वेद को समझाया। नहीं, मैं इसे अपने टॉय से नहीं खेलने दूंगा, क्योंकि मेरे पापा अगली बार मुझे और टॉयज लेकर देंगे जब मैं उनसे मिलने जाऊंगा। अगर मैं इसे अपने टॉयज दूंगा तो वह सारे टॉयज भी तोड़ देगी जो मुझे मेरे पापा लेकर देंगे। वेद की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। वैभव ने आगे आकर वेद का चेहरा अपने हाथों में थामकर पूछा, पर बेटा, मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि आप मुझसे मिलने आओगे तो मैं आपको टॉयज लेकर दूंगा। आपने नहीं, मैं अपने पापा की बात कर रहा हूँ। आप मेरे पापा नहीं हो। वेद ने अपने चेहरे से वैभव का हाथ हटाते हुए कहा। वेद की बात सुनकर नन्ही और वैभव ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। नन्ही वेद को अपनी बाहों में लेकर, आज आप कहाँ गए थे वेद? किससे मिलने गए थे? नन्ही की बात सुनकर वेद चुप हो गया। बोलो बेटा, कहाँ गए थे? किसके साथ गए थे? बोलो, किसने कहा आपसे कि वह आपको टॉयज लेकर देंगे? वैभव ने वेद के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। वेद ने जब कुछ नहीं बोला तो नन्ही ने गुस्से से वेद से पूछा, तुम बता रहे हो या नहीं? तुम कहाँ गए थे? बे, तुम किसके साथ गए थे? किसने कहा तुमसे कि वैभव आपके पापा नहीं है? नन्ही के गुस्से से बे सहम गया और रोने लगा। आप बहुत बुरी मम्मा हो। आप मुझसे प्यार नहीं करती, हमेशा गुस्सा करती रहती हो। पहले भी मेरे पास भी नहीं आती थी। हमेशा मुझे दादी के साथ रहने के लिए कहा आपने। मुझे कभी अपने साथ नहीं रखा और आप मेरे पापा के साथ भी नहीं रहती। आप यहाँ रहते हैं और मेरे पापा वहाँ अकेले रहते हैं। मुझे मेरे पापा लेने आए थे, मैं उनके साथ गया था। उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दी। फिर वेद ने वैभव की ओर देखकर कहा, उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरे पापा नहीं है। आपने मेरे पापा को छोड़ दिया। मेरे पापा ने मुझसे बहुत प्यार किया, बहुत बातें की मेरे साथ।
प्रॉमिस किया है कि वह मुझे टॉयज लेकर देंगे और जल्दी ही मुझे और आपको अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे अपने पापा के साथ रहना है, वेद ने रोते हुए कहा। वेद की बातें सुन सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। नन्ही वहीं जमीन पर निढाल होकर बैठ गई। वैभव की आंखों में भी आंसू भर निकले। राजेंद्र जी और मेघा जी खड़े होकर वैभव और नन्ही को रोते हुए देख रहे थे। राधिका ने नन्ही को संभाला। खुद को संभालो नन्ही भाभी, अगर आप इस तरह टूट जाएंगी तो फिर वेद को हम सही राह नहीं दिखा पाएंगे। अहम भी वैभव को समझाने की कोशिश कर रहा था। मेघा जी ने वेद को उठाया और रूम में ले गईं। राजेंद्र जी भी उनके पीछे चले गए। वैभव ने नन्ही को रोते हुए देखा तो नन्ही के कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसे सीने से लगा लिया। नन्ही वैभव के सीने से लगकर फपक पड़ी। मैंने आपसे कहा था ना वैभव कि वह जिंदा है, और उसने कहा था कि वह वेद को और मुझे ले जाएगा, पर आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और देखो, उसने अपनी बात सच कर दी। वैभव, उसने वेद को सब बता दिया। वेद तो अभी छोटा है, उन्होंने वेद के दिल में हमारे लिए नफरत भर दी है। उसके नाजुक मन पर कितनी चोट कर रही हैं ये सब बातें। वह क्यों आया है वैभव? आपने तो कहा था कि वह मर चुका है। वह जिंदा है वैभव, वह जिंदा है। मुझे आपसे दूर ले जाएगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी वैभव, मर जाऊंगी मैं। नन्ही का वैभव के सीने से लगी रो रही थी। वैभव नन्ही का दर्द महसूस कर रहा था। मैं जानता था नन्ही वह जिंदा है। नन्ही ने वैभव के सीने से अलग होकर हैरानी से उसकी ओर देखा। आप जानते थे, फिर भी आपने उसे ये सब करने दिया? हाँ नन्ही, मैं जानता था। जिस दिन तुम भागते हुए ऑफिस आई थी, उसी दिन मैं सब जान गया था। वह हमारे ऑफिस तक छुपकर तुम्हारे पीछे आया था, पर वह यह भूल गया था कि ऑफिस की पार्किंग एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। उसी रात मैंने सारी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखकर पता लगा लिया था कि वह ऋषभ ही है। मैं तो बस उसके खुलकर सामने आने का इंतजार कर रहा था, और जब तुमने ऑफिस जाने के लिए हामी भरी, तब मुझे लगा कि अब जरूर सामने आएगा, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ उसकी नज़र पल पल हम पर है। उस दिन शॉपिंग करते वक्त मॉल में भी वह हमारे आसपास ही था, लेकिन वह इस तरह वेद को इस्तेमाल करेगा, यह मैंने नहीं सोचा था। लेकिन उसने गलत किया नन्ही। एक छोटे से बच्चे के दिल में जहर भरकर उसने बहुत गलत किया। वह तो बच्चा है, आज नहीं तो कल वो हमें बता ही देता। लेकिन अब तुम्हें और मुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसकी नफरत की बलि मेरा बच्चा बेच चढ़े। इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैभव ने गुस्से से सख्त चेहरा करते हुए कहा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस बार मुझे बचा लीजिए वैभव, नन्ही ने रोते हुए कहा। तो वैभव ने फिर से नन्ही को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। राधिका और अहम दोनों की बातें सुन रहे थे। मुझे मम्मा और पापा को बता देना चाहिए कि ऋषभ जिंदा है, अहम ने कहा, और मिस्टर राय जी को कॉल करने लगा। दूसरी तरफ जब मिस्टर शिव राय ने कॉल रिसीव नहीं की, तो अहम ने राय मेंशन में कॉल किया। वहाँ भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो अहम परेशान हो उठा। 3 दिन से मैं रॉय मेंशन में कॉल कर रहा हूँ, कोई कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा है। इसलिए मैं सीधा लंदन से मुंबई आ गया। सोचा यहाँ आकर उन्हें बताऊंगा, लेकिन अभी घर पर कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी कल से साधना भाभी को कॉल कर रही थी, लेकिन उनका फ़ोन भी चल नहीं रहा था, अनरीचेबल बता रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का भी फ़ोन ठीक ना हो? राधिका ने परेशानी में अहम की ओर देखकर कहा। कहीं ऋषभ ने कुछ गलत तो नहीं किया होगा। हो सकता है ऋषभ राय मेंशन में हो, वैभव ने परेशानी में कहा। सब वैभव की बात सुनकर परेशान हो गए। वैभव राजेंद्र जी के रूम में गया और उन्हें वेद और घर का ख्याल रखने के लिए बोलकर अहम के साथ राय मेंशन जाने के लिए निकल रहा था कि नन्ही और राधिका ने भी साथ जाने के लिए कहा। नन्ही, तुम यहाँ रहकर वेद और अपना ख्याल रखो। मैं नहीं चाहता तुम पर कोई यहाँ जाए, और जब तक मैं वापस ना आऊँ, तुम किसी को घर के अंदर नहीं आने दोगी। मैं सिक्योरिटी गार्ड से कह देता हूँ कि वह मेरे आने तक किसी को भी घर के आसपास ना फटकने दे। नहीं वैभव, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, क्योंकि ऋषभ कुछ भी कर सकता है। मैं भी आपके साथ चलूंगी, और आप मुझे मना नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम। वैभव को हार कर नन्ही की बात माननी पड़ी।
ठीक है, तुम भी चलो। वैभव, नन्ही, अहम, राधिका आदिका के साथ बाहर आ गए। बाहर आकर वैभव ने सिक्योरिटी गार्ड को सख्त हिदायत दी कि उसके आने तक घर के अंदर किसी को न जाने दिया जाए, और वैभव ने अपने पहचान से पुलिस की प्रोटेक्शन भी ले ली और दिल्ली के लिए निकल पड़े। सब राय मेंशन पहुंचे। अहम गाड़ी से निकलकर राय मेंशन के गेट तक आया और देखा वहां बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अहम ताला देखकर वापस आया और गाड़ी के पास आकर वैभव से कहा, घर पर तो कोई नहीं है, कहाँ जा सकते हैं सब, और मुझे बताया भी नहीं। पिछले हफ्ते ही मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया था कि हम लंदन से आ रहे हैं, और मैंने ये भी कहा था कि आने से 2 दिन पहले मैं उनको फ़ोन करके बता दूंगा। ऐसे अचानक सब एक साथ कहाँ जा सकते हैं? अहम ने परेशान होते हुए कहा। यह सब काम ऋषभ भाई का ही हो सकता है, राधिका ने कहा। सबके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। अब कैसे पता चलेगा कि सब कहाँ हैं? वहां से किसी को कुछ पता नहीं चला। सब मुंबई वापस लौट आए। राजेंद्र जी ने पूछा। वैभव ने बताया कि वहां कोई नहीं था। अहम वैभव ने हर जगह सबको तलाश करने की कोशिश की और किसी का कुछ पता नहीं चल रहा था। शिव राय के ऑफिस से पता चला, परम और शिवाय एक हफ्ते से ऑफिस नहीं आए हैं। अहम काफी परेशान हो गया। वैभव और नन्ही वेद से बहुत प्यार से पेश आ रहे थे, पर वेद उन दोनों से दूर ही रह रहा था। वेद सिर्फ मेघा जी व राजेंद्र जी से ही बात कर रहा था और उनके साथ ही रह रहा था। वेद के मन में और नफरत ना भरे, इसलिए वैभव ने नंदनी को शांत रहने को कहा। दूसरी ओर वैभव और अहम रॉयल फैमिली को हर जगह तलाश कर रहे थे। वैभव ने घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। नन्ही और वैभव ऑफिस गए। अहम और राधिका आदिका के साथ व्यास हाउस में ही रुके हुए थे। ऑफिस पहुंचकर वैभव ने देखा नेहा अपने केबिन में बैठकर कुछ काम कर रही थी। वैभव नंदनी को उसके केबिन में भेजकर खुद सीधा नेहा के केबिन की ओर बढ़ गया। नेहा ने वैभव को देखा तो उठकर खड़ी हो गई। वैभव, अगर तुम फिर से उस दिन के बारे में सवाल करने आए हो तो मैं तुमसे यही कहूंगी कि उस दिन मुझे वेद बाहर गेट पर ही मिला था। मुझे नहीं पता वो कैसे बाहर गया और वहां कैसे पहुंचा था। मैं तुमसे यहाँ कुछ पूछने नहीं आया नेहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस दिन वेद कहाँ गया था। वैभव की बात सुनकर नेहा के माथे पर पसीना आ गया। वैभव ने आगे बढ़कर टिश्यू पेपर उठाया और नेहा के माथे पर पसीना पोंछने लगा और कहा, शायद तुम भी जानती हो कि उस दिन वेद कहाँ था। जितनी जल्दी में तुम निकली थी और जो बहाना तुमने बनाया था, उस पर मुझे आज भी यकीन नहीं। लेकिन अगर सब जानते हुए भी तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। मैं बस इतना कहूँगा कि तुम मेरी दोस्त हो, बचपन की दोस्त। बहुत भरोसा करता हूँ तुमसे और तुम बहुत प्यार करती थी मुझसे। शायद आज भी करती हो, लेकिन मेरी दोस्ती और अपने प्यार का सिला तुम इस तरह दोगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नन्ही को तकलीफ देने के बारे में अगर तुम सोच रही हो तो तुम ये भूल रही हो कि नन्ही मेरी पत्नी है। इसलिए अगर तुम कुछ भी सोच रही हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत गलत है नेहा। मैं भूल जाऊंगा अपनी दोस्ती, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही लड़की से रिश्ता याद है और वह है नन्ही। मुझे और किसी की परवाह नहीं है। अगर हमारी जंग में किसी ने वेद को मोहरा बनाने की कोशिश की तो उसे पहले वैभव व्यास का सामना करना होगा। इस बार मौत होगी, जरूर होगी, सिर्फ दुश्मनों की, और जरूर होगी। इतना कहकर वैभव केबिन का दरवाजा खोलकर गुस्से से बाहर निकल गया। वैभव के जाने के बाद नेहा बेतहाशा रोने लगी। वह अपने चेयर पर बैठकर अपने दोनों हाथों में अपना मुंह छुपाकर रो रही थी। तभी उसका फोन बजा। नेहा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज सुनते ही नेहा उठ खड़ी हुई। तुम ये सब गलत कर रहे हो। तुम जानते हो ना, साधना भाभी प्रेग्नेंट है, फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमसे जो कहा जा रहा है तुम सिर्फ वो करो। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज गूंजी। मैं ये सब नहीं कर सकती। तुम लोगों की तरह मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हूँ। बेदर्द हो तुम लोग। तुम्हारी वजह से आज ऋषभ इतनी नफरत की आग में जल रहा है, और अब तुम साधना भाभी को मोहरा क्यों बना रही हो? अगर तुम अगले 1 घंटे तक तुम्हें जो काम कहा गया है वह करके यहाँ नहीं पहुंची तो फिर अपनी प्यारी साधना भाभी को मरे हुए देखने के लिए तैयार हो जाओ। देख पाओगी ना उनका निष्प्राण शरीर। दूसरी तरफ से उस लड़की ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। डर के मारे नेहा की आंखें बड़ी हो गईं और सांसें तेज चलने लगीं।
मैं अभी आ रही हूँ, प्लीज़ तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं बस वहाँ पहुँच रही हूँ, नेहा ने रोते हुए कहा। दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। नेहा ने जल्दी से अपनी कार की चाबी उठाई और बाहर दौड़ लगा दी। वैभव अपने केबिन में बैठा अपने दोनों हाथों की उंगलियों को बालों में धंसाए हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। वैभव ने कॉल रिसीव की। हाँ, कहो डैनी। सर, नेहा मैडम इस वक्त किसी लॉयर से मिलने आई हैं। दूसरी तरफ से कॉल पर डैनी ने कहा। लॉयर से मिलने? नेहा को लॉयर से क्या काम हो सकता है? तुम बस उस पर नज़र बनाए रखना और मुझे पल पल की अपडेट चाहिए। एक सेकंड की भी चूक नहीं होनी चाहिए। तुम समझ रहे हो ना डैनी? यस सर। मैं एक पल के लिए भी अपनी नज़र नेहा मैडम से नहीं उठाऊंगा। आप यकीन रखिए। तभी नेहा लॉयर के साथ कुछ पेपर हाथ में लेकर बाहर निकली। डैनी अपनी कार में नेहा पर नजरें जमाए बैठा था। जैसे ही लॉयर से विदा लेकर नेहा अपनी गाड़ी में बैठी और गाड़ी स्टार्ट करके निकल गई, डैनी भी नेहा का पीछा करते हुए उसके पीछे चल पड़ा। डैनी ने वैभव को फिर से कॉल किया और कहा, सर नेहा मैडम अभी अभी शहर के बाहर वाले रास्ते पर निकली हैं। मुझे लगता है कि वह तुम उस पर नज़र रखो, मैं निकल रहा हूँ। वैभव डैनी की बात को बीच में काट कर वैभव बोल पड़ा और फ़ोन काट कर ऑफिस से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर दौड़ा दी। वैभव कान में ब्लूटूथ लगाए डैनी से लगातार नेहा की लोकेशन पता कर रहा था। डैनी एक जासूस था जिसे वैभव ने नेहा के पीछे लगाया था ताकि वह यह पता कर सके कि नेहा कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्योंकि जिस दिन नेहा वेद के गायब होने के बाद वेद के साथ आई थी, उसी दिन से वैभव को नेहा पर शक था। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उसने डैनी की मदद से नेहा के हर एक मूवमेंट पर नज़र रखने का सोचा। इसलिए जब नेहा को कॉल आई तो वह ऑफिस से बाहर निकल गई। तभी से डैनी भी नेहा का पीछा कर रहा था। डैनी पल पल की अपडेट वैभव को बता रहा था। नेहा की गाड़ी के ठीक पीछे डैनी की गाड़ी थी। वैभव की गाड़ी बहुत पीछे थी। उसे ना तो डैनी की गाड़ी कहीं नजर आ रही थी और ना ही नेहा की। इसलिए वैभव ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वह जल्द से जल्द पता करना चाह रहा था कि नेहा का मकसद क्या है, नेहा यह सब क्यों कर रही है और इस सब का साथ क्यों दे रही है। वेद की बातों से वैभव को यह तो यकीन हो गया था कि ऋषभ जिंदा है, पर वह कहाँ छुपा बैठा है, यह सच शायद सिर्फ नेहा जानती थी। वैभव ने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली थी ऋषभ को ढूंढने की, लेकिन उसे ऋषभ का कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। इसलिए जब उसे नेहा पर शक हुआ तो उसने नेहा के पीछे डैनी को लगा दिया, क्योंकि नेहा एकमात्र सहारा लग रही थी उसे ऋषभ तक पहुंचने का। व्यास हाउस। वेद की बातों से नन्ही परेशान हो चुकी थी। ऋषभ वेद के मन में तो जहर घोल चुका था। वेद का मासूम दिल उसकी बातों पर यकीन कर चुका था। इसलिए वेद का व्यवहार अपने माता पिता की तरफ कट्टर हो गया था। वेद ना तो वैभव से ज्यादा बात करता था और ना ही नन्ही से, और जब भी नन्ही उससे बात करने की कोशिश करती तो वह उसकी बातों को अनसुना कर देता और अपने खेल में लगा रहता। नन्ही अंदर ही अंदर परेशान होती जा रही थी। जो वेद वैभव के बिना एक पल नहीं रहता था, वह वेद आज वैभव को अपने मुंह से पापा तक नहीं कहता। नन्ही की आंखों से आंसू बह निकले। मेघा जी वेद के साथ हर टाइम रह रही थी। वेद सिर्फ मेघा जी के पास ही रह रहा था। खेल खेल में वेद ने मेघा जी से सवाल किया, दादी नेहा मौसी कब आएंगी? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। नन्ही ने सुना तो जल्दी से वेद के पास आ गई। तुम्हें नेहा मौसी की याद आ रही है? ठीक है, मैं अभी उनको बुलाती हूँ। तुम खेलोगे नेहा मौसी के साथ? नन्ही ने प्यार से वेद के गाल को सहलाकर पूछा। वेद ने मासूम सा चेहरा नन्ही की ओर किया और अपने दोनों हाथों से उसका हाथ अपने चेहरे से हटा दिया। झूठ बोल रही हैं आप। आपको नेहा मौसी पसंद नहीं, इसलिए तो आप उन्हें घर नहीं आने देती थी। मुझे पता है आप नेहा मौसी को नहीं बुलाएंगी। नन्ही हैरानी से वेद को देखती रही। नहीं, मैं सच कह रही हूँ वेद। वेद नन्ही से पीछे हटो और मेघा जी के पास जाकर कहने लगा, दादी आप नेहा मौसी को फोन करो ना, उनको कहो कि वेद मिस कर रहा है। प्लीज दादी, प्लीज। वेद नन्हे नन्हे हाथों से मेघा जी को पकड़कर कहने लगा। नंदी ने मेघा जी को कॉल करने का इशारा किया तो मेघा जी नेहा को कॉल करने लगी। नेहा का कॉल बिजी आ रहा था। नेहा का फ़ोन बिजी आ रहा था। बेद, मैं आपकी नेहा मौसी को थोड़ी देर बाद फ़ोन करके बुला लूँगी।
फिर आप जितना चाहें अपनी नेहा मौसी के साथ खेलना। मेघा जी ने प्यार से बेद को गले लगाकर कहा। या नेहा मौसी आएंगी, मैं उनके साथ खेलूंगा। फिर नेहा मौसी मुझे पापा से मिलाने ले जाएंगी। आपको पता है दादी, नेहा मौसी ने कहा है वह मुझे पापा से मिलाने ले जाएंगी। बेद खुशी से चिल्लाते हुए मेघा जी से कह रहा था। बेद के मुंह से नेहा के लिए ये सब बातें सुनकर नन्ही और मेघा दोनों ही हैरान हो गईं। मेघा जी ने बेद को पकड़ा और उसे पूछने लगी, क्या कहा तुमने बेद? नेहा मौसी आपको पापा से मिलाने ले जाएंगी? बेद को अचानक से नेहा की बात याद आ गई। कुछ दिन पहले जिस दिन बेद गायब हुआ था, उस दिन नेहा को ऋषभ का कॉल आया था। नेहा भागते हुए उस जगह पहुंची जहां पर सिर्फ बेद ही था। नेहा भागती हुई गई और बेद को गले से लगा लिया। तुम यहाँ कैसे पहुंचे बेद? नेहा ने बेद को खुद से अलग करते हुए पूछा। मुझे यहाँ पापा लाए थे, उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दी। बेद ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। पापा? मतलब तुम यहाँ पापा के साथ आए थे? वैभव कहाँ है? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? नहीं नेहा मौसी, मैं यहाँ अपने पापा के साथ आया था और पापा ने बताया कि वह मेरे पापा हैं। वैभव मेरे पापा नहीं हैं। मेरी मम्मा पापा को छोड़कर उनके साथ रहती हैं। मम्मा को पापा के साथ रहना चाहिए ना। देखो पापा कितना रो रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ इंतजार करूँ, वह भी वापस एक चॉकलेट लेकर आएंगे। नेहा ने बेद की बातें सुनी तो नेहा की आंखें हैरानी से बड़ी और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह तुम क्या कह रहे हो बेद? तुम्हारे पापा वैभव हैं। तभी नेहा का फोन पर किसी का कॉल आया। नेहा ने फोन रिसीव किया। बेद जो कह रहा है वह सच है और तुम्हें बेद को इस सच से रूबरू करवाना है और बेद को समझाना है कि वह नन्ही या वैभव किसी से बात ना करे। फोन पर किसी लड़की की आवाज आई। पर तुम, यह सब गलत है। बेद बच्चा है, तुम लोग क्यों उसके साथ खेल रहे हो? उसके मासूम दिल से खेल रहे हो। उसके दिल पर कितनी चोट करेंगी ये बातें, तुम यह सोच भी नहीं सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमसे जितना कहा गया है तुम बस वो करो, नहीं तो तुम जानती हो ना क्या हाल होगा यहाँ पर, तुम्हारे अपने ना होकर भी अपनों का। इसलिए चुपचाप मुंह बंद करो और दिमाग चलाओ और वेद को समझाओ। वो ये बातें किसी से ना करे, वरना तुम जानती हो क्या हो सकता है। नेहा कुछ कहती उससे पहले ही कॉल कर चुकी थी। नेहा ने वेद को अपनी गोद में उठाया और गाड़ी में लेकर सीट पर बैठा दिया। नेहा खुद गाड़ी ड्राइव करने लगी। नेहा ने गाड़ी एक साइड लगाई और वेद को प्यार से कहा, वेद तुम्हें चॉकलेट खाना पसंद है ना? वेद ने खुश होकर नेहा की तरफ देखा। हाँ मौसी, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। आप मुझे चॉकलेट लेकर दोगे? पापा ने कहा था वह लेकर आएंगे, लेकिन आप मुझे ले आए। पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चॉकलेट लेकर आओगे मेरे लिए? बेद, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट लेकर दूंगी, लेकिन आज तुम पापा से मिले थे, यह बात तुम घर पर किसी को नहीं बताओगे। अगर तुम घर पर किसी को नहीं बताओगे तो पापा जो चॉकलेट लेकर आएंगे वह मैं तुम्हारे लिए लेकर आया करूंगी। प्रॉमिस करो तुम किसी से इस बारे में बात नहीं करोगे। सच में? नेहा मौसी, आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओगे? तो मैं आज की बात किसी को नहीं बताऊंगा। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। पर आप बताओ, आप मुझे पापा से मिलाने लेकर आया करोगी ना? प्रॉमिस करो। ठीक है, अगर तुम घर पर दादी दादू मम्मा पापा किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें पापा से मिलने लेकर चलूंगी और वह तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट लेकर देंगे। ठीक है, प्रॉमिस, नेहा ने कहा। तो वेद खुशी खुशी उसके गले लग गया। वेद को नेहा से किया प्रॉमिस याद आया तो वो अपने दोनों हाथ मुंह पर रखकर रोने लगी। आप सब गंदे हो, मुझे नेहा मौसी से मिलना है, वेद ने कहा और रोने लगा। इसका मतलब नेहा जानती है कि ऋषभ जिंदा है और नेहा वेद को ऋषभ के पास लेकर गई थी। नेहा हमसे झूठ बोल रही थी। नन्ही सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। उसके मन में कई बातें चल रही थी जिसका कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ अचानक ही डैनी की नजरों से नेहा की गाड़ी ओझल हो गई। डैनी ने ब्रेक लगाई तो सामने देखा, रास्ते पर किसी ने बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे। डैनी ने बाहर निकलकर देखा और वैभव से ब्लूटूथ पर ही बात करते हुए कहा, ओ गॉड सर, किसी को पता चल गया कि हम नेहा मैडम का पीछा कर रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? वैभव ने गुस्से से सवाल किया। सर, नेहा मैडम की गाड़ी मेरी नज़रों से ओझल हो गई है। किसी ने पत्थर से रास्ता ब्लॉक कर दिया है। मुझे लगता है कि यहाँ आसपास बहुत सारे लोग हैं जो हमारी नज़रों से दूर हैं, लेकिन इतने बड़े पत्थरों से कोई भी अकेला रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकता।
और मैं अकेले पत्थर साइड पर नहीं कर पाऊंगा। डैनी ने सामने रास्ते पर पड़े हुए पत्थरों को देखते हुए कहा, तुम कोशिश करो, मैं बस पहुंच रहा हूं तुम्हारे पास। आसपास देखो, कहीं कोई तुम्हें दिख रहा है? वैभव ने कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। डैनी वहां आसपास की जगह को देखने लगा, लेकिन उसे वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। तभी वहां वैभव की गाड़ी आ गई। वैभव ने ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकला। डैनी ने वैभव को सामने सड़क पर पड़े पत्थरों की ओर इशारा किया और वैभव ने देखा तो गुस्से से वैभव की बहुएं तन गईं। इसका मतलब जिस तरह मैंने नेहा के पीछे तुम्हें लगाया है, उसी तरह किसी को भी हमारे आने की खबर थी। उनको पता चल गया कि हम नेहा का पीछा कर रहे हैं। डैनी ने हाँ में गर्दन हिलाई। तभी वहां एक ट्रक आया। उसमें 3-4 आदमी थे। हमने उन आदमियों को रास्ता ब्लॉक होने की खबर बताई तो ऐसा वैभव और डैनी के साथ उन पत्थरों को हटाने में मदद करने लगे। थोड़ी देर में उन सब ने अपनी मेहनत से रास्ता क्लियर कर लिया। उन्होंने सड़क पर पड़े बड़े बड़े पत्थरों को साइड कर दिया। वैभव ने उन आदमियों का धन्यवाद किया और दोनों ही वैभव की गाड़ी में बैठकर आगे निकल गए। आगे आकर देखा तो उन्हें दूर दूर तक नेहा की गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। रास्ता दो हिस्सों में बढ़ चुका था। वैभव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नेहा किस तरफ गई होगी। गुस्से से वैभव ने जोर से अपनी कार की स्टीयरिंग पर हाथ दे मारा। ये क्या कर रहे हैं सर? लग जाएगी आपको, डैनी ने चिंता भरे स्वर में कहा। क्या करूं? क्या करूं मैं डैनी? तुम तो जानते हो किस कदर वह लोग मेरी जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। वह मेरे बच्चे को मुझसे दूर करना चाहते हैं, मेरी पत्नी को मुझसे दूर करना चाहते हैं। कितनी कोशिश कर चुका हूँ। उस दिन भी जब वो ऑफिस के बाहर आया था, तब भी वह जिस गाड़ी में गया था, उस गाड़ी की नंबर प्लेट ही नहीं थी, वरना मैं उसे कब का ढूंढ लेता। और उस दिन मॉल में भी उसी गाड़ी में आया था। मैंने उस गाड़ी की खोजने की कितनी कोशिश की, लेकिन मुझे वह गाड़ी कहीं नहीं मिली। हर सीसीटीवी में, हर सिग्नल के सीसीटीवी में मैंने उस गाड़ी को ढूंढा, लेकिन मुझे वह गाड़ी कहीं नहीं मिली। पता नहीं किस जगह पर वह छुपा बैठा है, लेकिन वह मेरी पकड़ से बहुत दूर है। आज भी नेहा मेरे हाथ से निकल गई, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा डैनी, कभी नहीं होने दूंगा। डैनी कुछ कहता इससे पहले ही वैभव के फोन पर नन्ही का फोन आने लगा। वैभव ने फोन उठाया तो नन्ही की रोने की आवाज सुनाई दी। वैभव परेशानी से, क्या हुआ नन्ही? तुम रो क्यों रही हो? कुछ बोलो ना नन्ही। दूसरी तरफ से नन्ही फोन पर सिसक रही थी। आप कहाँ हैं वैभव? जल्दी घर आ जाइए। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज वैभव जल्दी घर आ जाइए। मैं अभी आ रहा हूँ नन्ही, तुम अपना ख्याल रखना, वेद का भी। मैं बस अभी घर पहुंच रहा हूँ। वैभव ने जल्दी से गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाते हुए ब्लूटूथ कान में लगाए हुए ही कहा और गाड़ी वापस उसी रास्ते पर घर जाने के लिए दौड़ा दी। रास्ते में डैनी को उसकी गाड़ी के पास छोड़कर और खुद घर के लिए आने लगा। थोड़ी देर में वैभव ब्यास हाउस के बाहर था। वह जल्दी से अपनी गाड़ी से निकला, गाड़ी लॉक करके घर के अंदर भागा। वैभव जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, सामने सोफे पर बैठे ऋषभ को देखकर वैभव की बहुएं गुस्से से तन गईं। ऋषभ की तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही कुछ आदमियों ने वैभव का रास्ता रोक दिया। वैभव ने नजर घुमाकर देखा तो नन्ही एक तरफ जमीन पर घुटनों के बल पर बैठी थी, रो रही थी। एक तरफ मेघा जी और राजेंद्र जी को रस्सियों से बांधकर रखा गया था। घर के हर हिस्से में एक आदमी बंदूक लिए खड़ा था। वैभव ने जलती हुई निगाहों से दोबारा ऋषभ की ओर देखा तो वेद उसकी गोद में बैठकर चॉकलेट खा रहा था। उसके ठीक पीछे नेहा हाथ में कुछ पेपर लिए खड़ी थी। वैभव की आंखों में नमी और गुस्सा एक साथ उतर आया। वैभव उनकी ओर बढ़ा, दोनों आदमियों ने वैभव को पकड़ लिया। वैभव गुस्से से चिल्लाते हुए, तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के साथ ये सब हरकत करने की? वेद बेटा उठो वहां से, अपने पापा के पास आओ, वैभव ने गरजते हुए कहा। ढूंढ रहे थे, ढूंढ नहीं पाए? तुमने बहुत मेहनत की मुझे ढूंढने की, नेहा के पीछे भी जासूस लगा दिए, लेकिन फिर भी तो कुछ पता नहीं लगा पाए। इसलिए सोचा जब तुम्हें पता चल ही गया है तो क्यों ना आमने सामने मिलना हो जाए। इसलिए मैं खुद ही चला आया, सोचा तुमसे मिलकर ही बातें की जाएं। पर देखो, जब मैं यहाँ आया तो मेरी ही पत्नी मुझे यहाँ से निकल जाने के लिए कह रही थी और तुम्हारे माता पिता मुझे पुलिस की धमकी दे रहे थे। सब तो जानते हैं ना कि वेद मेरा बेटा है। तुम सब कैसे भूल गए कि वेद का बाप मैं हूँ? वह मेरा बेटा है
और नन्ही मेरी पत्नी। ऋषभ ने अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर हंसते हुए कहा, नहीं, वेद मेरा बेटा है और नन्ही मेरी पत्नी। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है उन दोनों पर। वैभव अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तुमने मेरी पत्नी से शादी की है क्योंकि मैं जिंदा हूँ। उस पहाड़ी से गिरने के बाद भी मैं जिंदा बच गया, इसलिए जब तक मुझसे नन्ही का तलाक नहीं हो जाता तुम दोनों शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन तुम दोनों ने शादी की, इसलिए पहले पति के होते हुए दूसरी शादी करना अपराध है वैभव व्यास। सबने नन्ही को गरूर भरी नजरों से देखते हुए कहा। ऋषभ की बात सुनते ही वैभव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वैभव ने नन्ही की तरफ देखा। नन्ही भी वैभव को देख रही थी। नन्ही की आंखों में आंसू देखकर वैभव के दिल में टीस उठी। वैभव ऋषभ की ओर देखते हुए, तुम्हारे कह देने से अपराध नहीं होता ऋषभ राय, क्योंकि हमने शादी तब की जब तुम नहीं थे, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में भी तुम मर चुके थे। वैभव ने ऐसा साहस भरते हुए कहा। लेकिन तभी नेहा ने एक पेपर आगे बढ़ाकर वैभव के हाथों में थमा दिया, जिस पर नन्ही और ऋषभ के सिग्नेचर थे। उस कागज को देखकर वैभव ने नेहा की तरफ नजरें उठाईं, तो नेहा ने अपनी नजरें झुका लीं। इसका मतलब तुम इन सब में ऋषभ का साथ दे रही थी ना? मुझे तुम पर शक था, लेकिन उसे यकीन में बदलने में तुमने मेरा बहुत साथ दिया नेहा। वैभव ने नेहा को गुस्से से देखते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं किया वैभव, ये वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। इस वक्त मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। नेहा ने एक हाथ से अपनी आंखों के आंसू साफ करते हुए कहा। मेरी जिंदगी लूट गई और तुम कह रही हो तुमने कुछ नहीं किया। देख रही हो ये मैरिज सर्टिफिकेट, ये पेपर मुझे ये बताने का दावा कर रहे हैं कि नन्ही मेरी पत्नी नहीं, वेद मेरा बेटा नहीं, और तुम कह रही हो तुमने कुछ नहीं किया। तभी ऋषभ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और वैभव के पास आया। अब तो तुम नहीं कह सकते ना वैभव व्यास कि नन्ही तुम्हारी पत्नी है, क्योंकि नन्ही कल भी मेरी पत्नी थी, आज भी मेरी पत्नी है और आगे चलकर पूरी जिंदगी मेरी ही पत्नी बनकर रहेगी। इसलिए तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं। वैभव ने गुस्से भरी आंखों से ऋषभ को देखा। इतना कुछ होने के बाद भी तुम बदले नहीं ऋषभ राय, क्योंकि तुम आज भी नन्ही को एक खिलौना समझते हो, जो तुमने बच्चों की तरह जिद की और तुम्हें मिल गया। तुम्हें नन्ही की भावना, उसकी खुशियों की जरा भी परवाह नहीं। शायद तुम्हें नहीं पता नन्ही मुझसे प्यार करती है, तुमसे नहीं। इन कागजों पर फर्जी सिग्नेचर करवाकर तुमने आज फिर उसे अपनी पत्नी साबित कर लिया, लेकिन उसके दिल में क्या है ये तो आज भी नहीं समझ पाए। मुझे इसकी परवाह नहीं, वह सिर्फ मेरी पत्नी है और आज अपनी पत्नी को ले जाने आया हूँ। बेहतर होगा तुम मुझे नहीं रोकोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर करो, ऋषभ ने सख्त चेहरे से कहा। ऋषभ ने नन्ही की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। नन्ही आंस भरी नजरों के साथ वैभव को देख रही थी। वैभव को ऋषभ के आदमियों ने पकड़ रखा था। वैभव खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक ऋषभ नन्ही के पास पहुंचा, उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वेद को गोद में लेकर बाहर की ओर जाने लगा। वैभव खुद को छुड़ाने की कोशिश करता, तभी ऋषभ के आदमियों ने मेघा जी और राजेंद्र जी के सर पर बंदूक लगा दी। ऋषभ ने पलटकर वैभव की ओर देखकर कहा, मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था, मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर नहीं करना। जब मैं अपने परिवार को बंदी बना सकता हूँ, तो तुम्हारे माता पिता पर गोली चलाने में मुझे 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। इसलिए चुपचाप सच को मान लो और अपनी जिंदगी आराम से जियो। कहकर ऋषभ नंदनी को और वेद को लेकर बाहर चला गया। बाहर आकर नंदनी को अपने साथ वाली सीट पर बैठाकर वेद को पीछे बैठाया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने एक नज़र नंदनी को देखा और अपने चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान चढ़ा ली। नंदनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने एक बार भी नजरें उठाकर उसको नहीं देखा और ना ही कुछ कहा। ऋषभ ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। ऋषभ के जाते ही उसके सभी आदमी बाहर चले गए और अपनी गाड़ियों में बैठकर ऋषभ के पीछे निकल गए। नेहा ने जल्दी से मेघा जी और राजेंद्र जी को रस्सियों से आजाद किया। वैभव वहीं घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। नेहा ने राजेंद्र जी और मेघा जी को सोफे पर बिठाया और उन्हें पानी पिलाने लगी। पानी पीकर मेघा जी ने नेहा की ओर देखा और नजरें फेर लीं। नेहा ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप वैभव के पास चली गई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वैभव को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होते ही उसने नजरें उठाकर देखा
तो नेहा को देखकर वैभव की आंखों में गुस्सा उभर आया। वह उठ खड़ा हुआ और नेहा को दोनों कंधों से जकड़ते हुए, क्यों किया तुमने नेहा? क्यों किया ये सब? क्या मिला तुम्हें? तुमने ऋषभ का साथ दिया, दूर कर दिया मुझसे नंदनी को, मेरे बेद को। मैं कैसे जीऊंगा उसके बिना? और नंदनी, नंदनी ने मैरिज सर्टिफिकेट पर कैसे साइन कर दिया? ऋषभ ने नंदनी को मजबूर करके मेघा आंटी और राजेंद्र अंकल को मारने की धमकी देकर नंदनी से साइन करवाए और उसने पूरी राय फैमिली को अपने पास रखा है। साधना भाभी उन्हें भी टॉर्चर कर रहा है। उनके साथ है कोई जो इन सब में उनका साथ दे रही है, नेहा ने रोते हुए कहा। जब तुम सब कुछ जानती थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुम बताती तो आज ये सब नहीं होता, नन्ही को यहाँ से नहीं ले जा पाता। तुमने गलत किया नेहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वैभव ने नेहा को धकेलते हुए कहा। मुझे भी कुछ नहीं पता था वैभव। उस दिन जब नन्ही ने मुझे मॉल के सामने बहुत बातें सुनाई, तब ऋषभ वहीं था। उसने सब बातें सुनी थी। जब तुम और नन्ही मेरे घर आए, नन्ही ने मुझसे माफी मांगी, तब भी तुम दोनों के जाने के बाद मेरे घर आया था। उसने मेरे मामा मामी को अपने पास रखा हुआ है वैभव। उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं तुम्हें और नन्ही को अलग नहीं करूंगी तो वह मेरे मामा मामी को भी मार डालेगा और वेद को भी मार डालेगा। इसलिए उसने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारी ऑफिस में तुम्हारे साथ काम करूं। उसने नन्ही और तुम्हारी बातें सुन ली थी जब तुम लोग मेरे घर आए थे, लेकिन मैं कुछ करती उससे पहले ही वह वेद से मिलने तुम्हारे घर पर पहुंच गया और उसे वेद गार्डन में खेलता हुआ मिल गया। मेघा आंटी उस वक्त उसके पास नहीं थी, इसलिए वो वेद को लेकर चला गया। तभी उसने वेद को सब कुछ प्यार से समझाकर अपनी तरफ कर लिया। उसे यकीन करवा दिया कि वह भी उसके पापा हैं और तुम्हारी और नंदनी के खिलाफ जहर घोल दिया। जब तुम ऑफिस में मेरे पास आए थे, मुझे सुनाने लगे, मुझ पर गुस्सा किया। तुम्हें मुझ पर शक हो गया था। जब तुम चले गए तब मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन तभी मुझे ऋषभ का कॉल आ गया और मैं ऑफिस से निकल गई। जब मैं वहां पहुंची तो वहां सिर्फ बेद था। बेद ने मुझे सब कुछ बताया जो ऋषभ ने उसे सिखाया था। मैं उसे कुछ समझाने की कोशिश करती उससे पहले ही मुझे ऋषभ का फोन आ गया। उसके कहने पर मैंने बेद को घर पर किसी से कुछ ना बोलने के लिए कहा, लेकिन वह तो बच्चा है, उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया और यह बात ऋषभ को पता चल गई कि तुम सब कुछ जान चुके हो। तुमने मेरे पीछे किसी आदमी को लगाया है, इसलिए तुम ऋषभ तक पहुंच पाते उससे पहले ही वह पहुंच गया। साधना भाभी प्रेग्नेंट है और वो लड़की जो ऋषभ का साथ दे रही है, वह साधना भाभी को टॉर्चर कर रही है। रीना आंटी, परम भैया, साधना भाभी, शिव अंकल, मेरे मामा मामी सब ऋषभ के पास है। मुझे कुछ नहीं पता और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वह लड़की है कौन जो इन सब में ऋषभ का साथ दे रही है और वह क्यों दे रही है उसका साथ। वैभव ने नेहा की बातें सुनी और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। इसका मतलब ऋषभ इतना गिर गया है, अपने मॉम डैड को कैद करके रखा है, अपने ही भाई भाभी पर जुल्म कर रहा है। इसका मतलब ऋषभ का अंत अब करीब आ गया है। ऋषभ ने सारी हदें पार कर दी हैं। तभी मेघा जी वैभव के पास आईं। तू ठीक कह रहा है वैभव, ऋषभ बहुत नीचे गिर गया है। नन्ही उसकी जिद बन गई है। उसे खुद कुछ समझ नहीं कि वह क्या कर रहा है और जो भी उसका साथ दे रहा है वह भी उसके साथ उतना ही गुनहगार है। हमें पुलिस को खबर करनी होगी, वरना वह नन्ही और वेद को लेकर बहुत दूर निकल जाएगा और हमें ऐसा नहीं होने देना है। तो मुझे मेरी बहू और मेरे पोते को जल्दी वापस लाकर दोगे? मेघा जी ने वैभव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वैभव ने जल्दी से अपना फोन निकाला और कमिश्नर साहब को कॉल कर दिया। उन्हें ऋषभ के बारे में सब बताया और कुछ देर बात करने के बाद वैभव ने कॉल कट की और अहम को फोन कर दिया। दूसरी तरफ अहम ने वैभव की बातें सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। ऋषभ भाई ऐसा कर सकते हैं यह मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मम डैड के साथ, भाई भाभी के साथ इतना गलत कर रहे हैं, इन सब की सजा उन्हें मिलकर रहेगी, अहम ने कहा। अहम, मैं सच कह रहा हूँ, ऋषभ नन्ही और वेद को भी यहाँ से ले गया है, वैभव ने गहरी आवाज में कहा। मैं अभी मुंबई पहुंच रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, हम सबको वापस ले आएंगे। इस बार ऋषभ भाई बच नहीं सकते। दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाई और कॉल कट कर दी। अहम ने राधिका को सब कुछ बताया और उसे सामान पैक करने के लिए कहा। अहम राधिका और राधिका को लिए दिल्ली से मुंबई के लिए निकल गया। दूसरी तरफ नेहा वैभव
उसी रास्ते पर पहुंचे जहां ऋषभ ने नेहा को बुलाया था। डैनी भी उन दोनों के साथ था। तुम ये क्या कह रही हो नेहा? तुम बस यहाँ तक ही आई थी? यहाँ से आगे का रास्ता तुम्हें मालूम नहीं? फिर हमें कैसे पता चलेगा कि उसने सबको कहाँ छुपा रखा है? वैभव ने चिढ़ते हुए गुस्से में नेहा से कहा। मैं सच कह रही हूँ, इससे आगे का रास्ता मुझे नहीं पता, क्योंकि उस दिन ऋषभ को पता चल गया था कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, इसलिए उसने मुझे बस यहीं से वापस जाने के लिए कह दिया था। नेहा ने वैभव की ओर देखते हुए कहा। अब हम क्या करें सर? यहाँ दो रास्ते हैं और हमें उनका कोई क्लू नहीं मिल रहा। कैसे हम उन तक पहुँचेंगे? हमें लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, डैनी ने कहा। डैनी ठीक कह रहा है वैभव, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तुम तो जानते हो ऋषभ के साथ कितने ही आदमी हैं। हमें किसी की जान खतरे में डालने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। वैभव, डैनी और नेहा थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे। वैभव कमिश्नर साहब के सामने बैठकर, सर वह जिंदा है, हमें जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना है, वरना वो कुछ भी कर सकता है। वह मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को अपने साथ ले गया है और उसने अपने पूरे परिवार को कैद करके रखा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ वैभव व्यास। मैंने अपनी पूरी पुलिस टीम उस एरिया में लगा दी है। जैसे उसका पता चलेगा हम उसे पकड़ लेंगे। आप भरोसा रखें, इस बार ऋषभ हमारी पकड़ से नहीं बच सकता। दूसरी तरफ ऋषभ नन्ही और वेद को लेकर शहर से बाहर एक बहुत बड़ी हवेली में पहुंचा। नन्ही चुपचाप उसके साथ चली जा रही थी। ऋषभ ने वेद को गोद से उतारा और उसका हाथ थामकर आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में कुछ आदमी उसके सामने आए। उसने उन सब को वो कुछ इशारे में कुछ पूछा। सबने हाँ में जवाब दिया। ऋषभ नन्ही और वेद को लेकर ऊपर के कमरे की ओर चला गया। दोनों को कमरे में बैठाकर खुद कमरे से बाहर निकलकर उस कमरे को दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। वेद जल्दी से जाकर नन्ही से चिपक गया। मम्मा, हम पापा के पास कब जाएंगे? मुझे ये पापा बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्होंने आपको घर पर कितना रुलाया ना, और दादू दादी को भी रस्सियों से बांध दिया। मुझे ये पापा नहीं चाहिए। मुझे इनसे चॉकलेट भी नहीं चाहिए। आपने मुझे क्यों कहा कि मुझे इनके पास रहना है? कौन सा गेम है मम्मा? और यह गेम हम कब तक जीतेंगे? प्लीज मम्मा बताओ ना, हम बाबा पापा के पास कब जाएंगे? इन्हें नन्ही के सीने से लगे हुए कितने सवाल कर दिए। नन्ही को कुछ दिन पहले की बात याद आने लगी। शाम का वक्त नन्ही वेद के साथ अपने रूम में थी। वेद बेटा, आप जानते हो बाबा पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। नहीं, वह मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा वह हैं जिन्होंने मुझे चॉकलेट लेकर दी। आप झूठ बोल रही हैं। आप तो मेरे पापा के साथ रहती भी नहीं। वेद ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बैठते हुए कहा। नन्ही घूमकर दूसरी तरफ से वेद के सामने आ गई। तुम जानते हो वेद, एक गेम है जिसमें वह अंकल आपके पापा से जीतना चाहते हैं, इसलिए वह आपको अपने साथ ले गए थे। इसलिए उन्होंने आपसे झूठ बोला कि वह आपके पापा हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। आज से पहले क्या वहाँ आए थे? कभी आपसे मिले थे? वेद ने मासूमियत से नाम में अपनी गर्दन हिलाई। हमेशा ही वैभव आपके लिए चॉकलेट लेकर आते थे, क्योंकि वैभव पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए वह अंकल आपके पापा से गेम खेल रहे हैं जिसमें आप उनका साथ दे रहे हो। आप नहीं चाहते कि आपके पापा जीत जाएं और आपको बहुत सारी चॉकलेट लेकर दें। फिर नन्ही अपने पीछे से चॉकलेट हटाकर वेद को देते हुए, ये देखो वेद, पापा आपके लिए कितनी चॉकलेट लेकर आए हैं, लेकिन वह आपको चॉकलेट तभी दे सकते हैं जब वह जीत जाएंगे। और अगर आप उन अंकल को पापा कहोगे तो वह जीत जाएंगे और वह आपको चॉकलेट देंगे कि आपको उनके पापा से चॉकलेट नहीं चाहिए। चाहिए मम्मा, पर वह अंकल पापा के साथ गेम क्यों खेल रहे हैं? जैसे बच्चों की गेम होती है ना, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, वैसे ही ये पापा वाली गेम है जो बड़े लोग खेलते हैं। इसलिए तो आप इस गेम में अपने बाबा पापा को हरा रहे हो। नहीं मम्मा, मैं अपने पापा को हारने नहीं दूंगा। मैं उन अंकल को पापा नहीं बोलूंगा, वैभव ने मासूमियत से कहा। नन्ही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने वेद को अपने गले से लगा लिया। तभी नन्ही को मेघा जी और राजेंद्र जी की चिल्लाने की आवाज आने लगी। नन्ही ने रूम की खिड़की से झांक कर देखा तो ऋषभ कुछ आदमियों के साथ घर के अंदर आ गया था। नन्ही के दिल में डर घर कर गया। वह जल्दी से वेद के पास गई और उसे समझाने लगी। वेद बेटा, नीचे अंकल आए हैं जो तुम्हें यह कह रहे हैं कि वह तुम्हारे पापा हैं। इसलिए अब हम नीचे जाएंगे और तुम उन्हें अपना पापा कहोगे। उनके सामने तुम वही करोगे जो वह कहेंगे।
पर मम्मा, ऐसे तो बाबा पापा गेम हार जाएंगे और मुझे चॉकलेट नहीं देंगे। मुझे बहुत सारी चॉकलेट खानी है। नहीं बेटा, इस बार आपके पापा जीत जाएंगे, इसलिए आपको वही करना होगा जो आपके अंकल कहेंगे। अगर आप वही करोगे जो अंकल आपसे कहेंगे तो आपके बाबा पापा जीत जाएंगे और हम आपको बहुत सारी चॉकलेट के साथ आइसक्रीम भी खिलाएंगे और घुमाने भी लेकर चलेंगे। ठीक है, बस आपको वही करना है जो अभी अभी मैंने आपको समझा दिया है। वेद ने मासूमियत से अपनी गर्दन हिला दी। नन्ही ने जल्दी से अपना फोन उठाया और रोते हुए वैभव को फोन कर दिया। वैभव, जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। नीचे से कुछ आदमी नन्ही के रूम की तरफ आए और नन्ही और वेद को लेकर नीचे आ गए। ऋषभ को सोफे पर बैठा देखकर नन्ही डर के मारे कांप गई थी। ऋषभ के पीछे नेहा को देखकर नन्ही की आंखों से आंसू निकल आए। ऋषभ ने वेद को अपने पास आने के लिए कहा। वेद ने एक नजर नन्ही को देखा। नन्ही ने आंखों से कुछ इशारा किया तो वेद जाकर ऋषभ की गोद में बैठ गया। ऋषभ ने अपनी जेब से कुछ चॉकलेट निकालकर वेद को दी, जिसे वह खाने लगा। नन्ही ने हिम्मत करके चिल्लाते हुए ऋषभ को घर से निकल जाने के लिए कहा। मेघा जी, राजेंद्र जी ऋषभ को पुलिस की धमकी देने लगे। अगर वह यहाँ से नहीं गया तो वह पुलिस को बुला लेंगे। ऋषभ ने अपने आदमियों को इशारा किया और मेघा जी और राजेंद्र जी को बांधने के लिए कहा। उसके आदमियों ने दोनों को रस्सी से बांध दिया। ऋषभ ने दो आदमियों को उनके सर पर गन पॉइंट करने के लिए कहा और कुछ पेपर नन्ही के सामने कर दिए। नन्ही ने एक नज़र राजेंद्र जी और मेघा जी को देखा और उन पेपर पर जल्दी से साइन कर दिए। ऋषभ पेपर को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। तभी वैभव घर के अंदर आ गया। बोलो ना मम्मा, कब खत्म होगी ये गेम? सच में मुझे ये अंकल बिल्कुल पसंद नहीं। इनके पास तो गन भी है, ये हमें मार देंगे ना मम्मा? वेद ने धीरे से रोते हुए कहा। वेद की आवाज सुन नन्ही की तंद्रा टूटी। नहीं बेटा, ये हमें नहीं मारेंगे। आप डरो मत, आपको डरना नहीं है। आपको बस अपने वैभव पापा को जिताना है और इस गेम को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। नन्ही ने वेद को फिर से सीने से लगाते हुए कहा। कुछ देर में ऋषभ अपने दो आदमियों के साथ खाना लेकर उस कमरे में पहुंचा जहां नन्ही और वेद थे। ऋषभ ने आदमियों को इशारा किया तो उन्होंने टेबल पर खाना रख दिया और चले गए। ऋषभ ने नन्ही से कहा, वेद को खाना खिला दो और तुम भी खा लेना। अब तुम दोनों को यहीं रहना है मेरे पास। नन्ही ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वेद को खाना खिलाने लगी। ऋषभ असमंजस से नन्ही के चेहरे के भाव को देख रहा था। दो चार निवाले खाने के बाद नन्ही ने वेद को दूध का गिलास दिया। वेद दूध पीने लगा। ऋषभ सामने चेयर पर बैठकर नन्ही और वेद को देख रहा था। ऋषभ का इस तरह देखना नन्ही को असहज कर रहा था, पर उसने एक बार भी नजर उठाकर ऋषभ को नहीं देखा। ऋषभ को नन्ही का शांत स्वभाव बेचैन कर गया था। ऋषभ उठा और दरवाजा बाहर से लॉक कर नीचे चला गया। ऋषभ के जाते ही नन्ही ने वेद को अपने पास बुलाया। बेटा, वही करना जो मैंने आपको समझाया है, वरना अंकल को हम पर शक हो जाएगा और पापा ही गेम हार जाएंगे। वेद ने मासूमियत से अपनी गर्दन हिलाई और नन्ही के सीने से लग गया। मम्मा, आप परेशान मत हो, मैं वही करूँगा जो अंकल कहेंगे। पर मम्मा, हम घर कब जाएंगे? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे दादी के पास जाना है। नन्ही वेद का चेहरा अपने हाथों में थाम कर, बस बेटा, कुछ समय और, फिर हम घर जाएंगे, पापा के पास, दादी के पास। नन्ही ने मुस्कुराकर वेद से कहा और उसे बेड पर लिटाकर थपकी देकर सुलाने लगी। थोड़ी देर में वेद सो गया। नन्ही ने पास में पड़ी चादर उठाकर वेद को कवर किया और खुद दरवाजे के पास आ गई। नन्ही ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर बाहर से लॉक लगा होने के कारण दरवाजा नहीं खुला। नन्ही ने कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। कमरे में दो खिड़कियां थीं। नन्ही एक तरफ खिड़की के पास गई तो वह खिड़की सील थी। वहां बड़ा सा कांच लगा था। नन्ही ने दोनों तरफ से खोलने की कोशिश की, लेकिन वह खिड़की कहीं से भी खुल नहीं सकती थी। नन्ही ने खिड़की का पर्दा पीछे किया। बाहर अंधेरा होने के कारण उस खिड़की के कांच में से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थक कर नन्ही दूसरी खिड़की पर आ गई। जैसे ही नन्ही ने खिड़की को पुश किया, वो खिड़की खुल गई। नन्ही ने झांक कर देखा तो सामने दो आदमी गन लिए दिखाई दिए। उन आदमियों की पीठ नन्ही की तरफ थी। नन्ही ने झट से खिड़की बंद की और वेद के पास आकर बैठ गई। नहीं, मुझे जो भी करना होगा सही समय देखकर करना होगा, वरना वेद की जान को भी खतरा हो सकता है और मैं वेद की जान को किसी खतरे में
नहीं डाल सकती। नन्ही ने खुद से कहा और चुपचाप बेद के पास आकर लेट गई और बेद के बालों को सहलाने लगी। वैभव हॉल में परेशान सा बैठा था। नेहा उसके सामने थी। तुमने ठीक नहीं किया। नन्ही वहाँ अकेली है। अगर तुम दोनों ने कुछ सोचा था तो मुझे बताना चाहिए था। नेहा कुछ कहती उससे पहले ही नेहा का फोन बजने लगा। नेहा ने फोन की स्क्रीन पर देखा तो उसके मुंह से निकला नन्ही। नेहा के मुंह से नन्ही का नाम सुनते ही वैभव जल्दी से उठा और नेहा के हाथ से फोन ले लिया। मेघा जी, राजेंद्र जी, अहम, राधिका भी वैभव के इर्द गिर्द खड़े हो गए। दूसरी तरफ नन्ही की आवाज सुनते ही वैभव की आंखें नम हो चली थीं। चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। हेलो नेहा, तुम सुन रही हो ना? नन्ही आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। हाँ, सुन रहा हूँ मैं, वैभव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वैभव की आवाज सुनते ही नन्ही के चेहरे पर हैरानी और दर्द के मिले जुले भाव उभर आए। वैभव, आप? नन्ही के मुंह से इतने ही शब्द निकले और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। हाँ नन्ही, मैं। तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और मुझे एक बार भी नहीं बताया। मेरी इतनी सिक्योरिटी, इतने गार्ड होने के बाद भी ये सब मेरे घर तक पहुंच गया, क्योंकि ये सब तुमने और नेहा ने मिलकर किया। और मैं यहाँ परेशान हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? ऋषभ मेरे घर के अंदर पहुंच गया और मुझे पता भी ना चला। तुमने ऐसा क्यों किया नन्ही? एक बार मुझसे पूछ लेती, बात कर लेती। तुमने और नेहा ने मिलकर इतना बड़ा फैसला ले लिया। तुम जानती हो ऋषभ जानवर है, एक भैंसी जानवर। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया ना, तो इस बार तुम्हारा वैभव जीते जी मर जाएगा। बस वैभव, दोबारा ऐसी बात अपनी जुबान पर कभी मत लाइएगा। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती तो हम बाकी घर वालों को कभी नहीं बचा पाते। ऋषभ आपको, अहम भाई को और ज्यादा ब्लैकमेल करता। मैरिज सर्टिफिकेट के दम से वह मुझे तो अपने साथ ले ही जाता और बाकी घर वालों को भी चोट पहुंचाता। इसलिए जब मुझे नेहा ने बताया उसने पूरी राय फैमिली को अपने पास रखा है और साधना भाभी को टॉर्चर कर रहा है, तब मैंने और नेहा ने मिलकर यह फैसला लिया। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं, वैभव ने बेचैनी के भाव से कहा। नन्ही खिड़की के पास आकर बाहर झांक कर धीरे धीरे बोलने लगी। कल जब वेद नेहा से मिलने की जिद कर रहा था, तब मुझे पता चला कि उस दिन नेहा को पता था वेद ऋषभ के पास है। नेहा वेद को ऋषभ से मिलने के बाद वापस लेकर आई थी। इसलिए मैंने तभी नेहा को कॉल किया और नेहा से बात की। नेहा ने मुझे बताया कि कैसे ऋषभ ने पूरी राय फैमिली को अपने पास रखा है और इन सब में कोई लड़की उसका साथ दे रही है और नेहा के मामा मामी को भी अपने पास कैद करके ब्लैकमेल कर रहा है। नेहा ने मुझे बताया कि उसने नेहा को कहा था कि वह मेरे और ऋषभ की मैरिज सर्टिफिकेट निकलवाए और नेहा को मजबूरी में यह सब करना पड़ा। और कल ही नेहा ने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ साथ एक और सर्टिफिकेट बनाए जो हमारे तलाक के पेपर थे। ऋषभ ने वह पेपर पढ़े तब तलाक के पेपर उसमें नहीं थे, क्योंकि तलाक के पेपर मेरे पास थे। जैसे ही ऋषभ ने मुझे मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए कहा, तभी मैंने इसमें तलाक के पेपर रख दिए और उन पर साइन कर दिए। और उसके बाद ऋषभ ने बिना पढ़े उन पेपर पर साइन कर दिए। और जब उसने साइन किए, साइन होते ही उसका और मेरा तलाक हो चुका था। पेपर पर साइन होते ही ऋषभ ने खुशी से वह पेपर हवा में उछाल दिए थे। जैसे ही पेपर हवा में उछले, इससे पहले ऋषभ का कोई आदमी पेपर एकत्र करता, उससे पहले नेहा ने इकट्ठे किए। उसमें से तलाक के पेपर अलग कर लिए और बाकी पेपर ऋषभ को थमा दिए। और वहां से आते वक्त मैं अपने साथ एक फ़ोन लेकर आई थी, ताकि मैं आप लोगों तक सारी खबर पहुंचा सकूं। और आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। इस बार ऋषभ मुझे हाथ भी नहीं लगा पाएगा। आपको मुझ पर भरोसा है ना? इस बार आपकी नन्ही आपके पास ही आएगी और सही सलामत। लेकिन नन्ही, अगर तलाक हो चुका है, पेपर हमारे पास हैं, तो तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? नन्ही, तुमने खुद को इतने बड़े खतरे में कैसे डाल दिया? तुम्हारे साथ साथ वेद भी फंस चुका है। अगर उसने वेद को कुछ कर दिया तो? मुझे समझ नहीं आ रहा नन्ही, मैं क्या करूं? तुम मुझे बताओ, कहाँ हो तुम? मैं अभी वहां आ रहा हूँ, अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बताओ मुझे। वैभव, मेरी बात सुनिए। वेद को कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पास वेद है और वेद के पास उसकी माँ।
और मैं वेद को कुछ नहीं होने दूंगी। आप जानते हैं वैभव, ऋषभ मुझे यहाँ जरूर ले आता क्योंकि उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट है। अब हमने उससे धोखे से तलाक के पेपर पर भी साइन करवा लिए हैं। अगर हम उसे बता देते कि हमने तलाक पेपर पर साइन करवा लिया है, तब भी वह हम सबको किसी न किसी बहाने या राय फैमिली के जरिए ब्लैकमेल करता। अगर मैं नहीं भी आती, तब भी वह हम सबको ब्लैकमेल करता, क्योंकि रीना माँ, शिव पापा, साधना भाभी, परम भैया सब उसके पास हैं और पता नहीं किस हाल में है। और अगर वह वेद को हमसे छीन लेता, तो फिर हम क्या करते? इसलिए मैं यहाँ आई, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं यहाँ रहकर उनका पता लगा सकती हूँ और हो सकता है हम सब यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएं। बस आप मेरा साथ दो वैभव, इसलिए तो मैं अपने साथ फ़ोन लेकर आई थी। लेकिन प्लीज़ वैभव, आप मुझे फ़ोन नहीं करेंगे। नन्ही ने इतना ही कहा और दरवाजे पर आहट सुनाई दी। नन्ही ने जल्दी से फ़ोन काट कर स्विच ऑफ करके छुपा लिया। नन्ही, लेकिन तुम वहाँ अकेली? वैभव बोलता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन कट चुका था। वैभव हेलो हेलो करता रहा। नेहा ने वैभव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, फ़ोन कट चुका है वैभव। वैभव ने फ़ोन नेहा के हाथ में थमा दिया और खुद जाकर सोफे पर बैठ गया। बाहर से लॉक खुलने की आवाज़ आई तो नन्ही जल्दी से जाकर बेद के पास लेट गई। ऋषभ ने दरवाज़ा खोला और अंदर आया। नंदी और बेद को सोते हुए देखा और उनके पास आ गया। सबके पैरों की आहट से नंदी की सांस थमने लगी। नंदी ने बेद पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और आंखें बंद कर लीं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।